हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। दोस्तों, क्या आप पीएसआईआर में अच्छे आंसर लिखना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले, या फिर आप यूजीसी नेट में जो भी टॉपिक पढ़े वो आपके सही हो? ये सिर्फ आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके। इसी मोटिव से ये पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके कवर होंगे। एंड आई प्रॉमिस, आप एक बार ये सारी वीडियोस देख लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपके लिए स्कोर करना बहुत इजी होगा। तो जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ उनको मैं बता दूं कि ये पॉलिटिकल थॉट का कोर्स चल रहा है, पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें अभी फिलहाल हम प्लेटो को कवर कर रहे हैं। प्लेटो पे बेस्ड मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं प्लेटो पे बेस्ड सारी हाफ एन आवर की होगी। एक ये एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो है, और इसके बाद एक वीडियो आएगी कम्युनिटी वाइफ्स और कॉमन प्रॉपर्टी और प्लेटो के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, जिसमें एक पर्सन सबसे ज्यादा निकल के आते हैं, वो है पॉपर। उनकी बुक थी ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। सो प्लेटो एज एन आइडलिस्ट, वो उनको क्यों इतना क्रिटिसाइज करते थे, तो वो सब हम उसमें देखेंगे। तो ये सारे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और एक एक वीडियो देख डालें। और जिसने वीडियो देख ली तो उसको ये भी पता है कि हर एक वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जो आपको लिखना होता है। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी कवर किया था और उसके साथ साथ फिर उसके एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, तो पॉलिटिकल थॉट खत्म होने दो, उसके बाद उसके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे से हम इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए। बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके शेयर पे ही डिपेंड करेगा कि कितनी वीडियोस फ्रिक्वेंटली आएंगी। तो प्लीज हमें भी मोटिवेशन दीजिए। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही हूँ, वैसे भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसा था प्लेटो के अंदर। अब आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि जो प्लेटो थे ना, वो बिलीव करते थे आइडियल स्टेट में। क्यों? क्योंकि आइडियलिस्ट थे। इनका मानना था कि स्टेट आइडियल स्टेट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि सब में इतनी समझ कहाँ है कि वो सही पर्सन को चूज करेंगे। और इनके हिसाब से सही पर्सन कौन था? इनके हिसाब से तो फिलोसोफर रूलर को रूल करना चाहिए था। वाई? खुद ये फिलोसोफर थे। इनका मानना था कि हम अच्छा रूल, स्टेट की स्टेबिलिटी और उसको एक्सीलेंस कैसे दिला सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ विजडम के माध्यम से। अब विजडम किस में होगा? हर कोई बंदा अपने को ही तो अच्छा समझेगा ना। तो इनका मानना था कि मैं फिलोसफर हूं तो ठीक है, फिलोसफर रूलर, ये हम देख चुके थे। उसके बाद इनका आइडिया ऑफ जस्टिस भी हम देख चुके थे। वो पूरी डिबेट थी ना, वो जो उन्होंने डायलॉग की फॉर्म में मैंने आपको इतने इंटरेस्टिंग वे में समझाई थी कल, वो वाली डिबेट तो आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसी का कहीं ना कहीं प्रेमाइस इनकी एजुकेशन में दिखता है कि उन्होंने जो 4 कार्डिनल वर्च्यूज थे, कौन से थे? कल बताए थे ना, 3 क्लासेस से बता रही हूँ। विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस, स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंसिंग के लिए बाकी की 3 वर्च्यू को। तो ये सब आएगा कैसे? मतलब लोग उसी हिसाब से कैसे काम करेंगे जो इन्होंने मिथ ऑफ मेटल या फिर अर्थ बॉन्ड में बताया था। अब आपको ये टर्म्स तो समझ में आ नहीं रही होंगी, आएंगी। जो मेरी कल की अगर वीडियोस देखोगे तो पक्का आएंगी, तो आप वो देखिए। अब इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा था? इट वॉज द प्रिमाइज ऑन विच द फिलोसफर रूलर वॉज जस्टिफाइड फॉर प्लेटोस आइडियल स्टेट। जो प्लेटो की आइडियल स्टेट थी, जो उनका दार्शनिक शासन था, उसके लिए जो फिलोसफर रूलर को क्या जरूरत थी? उनको जरूरत थी कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि लोग उसी सिस्टम को एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब आप किसी को एक प्यार से एक चीज बताओगे ना कि हाँ एजुकेशन में ही डाल दोगे, उनको बचपन से ही वैसी ट्रेनिंग दोगे, उनको बचपन से ही वैसा ही उनका माइंड डेवलप कराओगे, तो ऑब्वियसली वो उसी सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे। हमने कभी बोला कि हमें डेमोक्रेसी नहीं पसंद? क्यों? बचपन से देखते आ रहे हैं हम। या फिर अगर हम बचपन से हम कुछ इनजस्टिस देखते आ रहे होते, तो फिर एजुकेशन के बाद हम जस्टिस की तरफ बोलते कि हाँ हमें तो जस्टिस चाहिए। प्लेटो ने एजुकेशन को एज अ इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह देखा। किसके लिए? मॉरल रिफॉर्म के लिए। अब देखो, ये आइडियलिस्ट लोगों की ना ये दिक्कत होती है थोड़ा, ये मोरालिटी को बहुत ज्यादा लिखते हैं, बट एक्चुअली किसी को नहीं पता मोरालिटी है क्या। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा चेंज होती रहती है। अब एक चीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको पे कोई ऐसे स्टिक कैसे रह सकता है? फॉर इट वुड मोल्ड एंड ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोल्स
इनका मैंने बताया था ना, विजडम का क्या नोशन था, ये नहीं कि लोग पढ़ लिख के किताबी ज्ञान, नहीं, आपकी तरह भी नहीं कि हाँ रट्टा मार लिया, नहीं। जब तक क्वेश्चन सही नहीं होंगे, उसको पढ़ाया हुआ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, डिसिसिव नहीं बनोगे, तब तक जीरो है भाई, जीरो। तो विजडम इंपॉर्टेंट है, ना कि ये रट्टेबाजी। फिर एजुकेशन इनकलकेट करती है, एजुकेशन आपके अंदर डालती है क्या, राइट वैल्यूज, सही मूल्य। देखो अब इतनी देर तक ना ये स्क्रीन, एक ही स्क्रीन है, तो दोनों लोग पढ़ सकते हो, जो हिंदी मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम है, सब पढ़ सकते हैं इसको। और मेरी लैंग्वेज भी नॉर्मली है, मतलब लाइक बाइलिंगुअल है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं। सो ये कहते हैं was there for positive, that's why he was positive, कि ये हम राइट वैल्यूज डाल सकते हैं, इसे एज हम टूल यूज कर सकते हैं। तभी तो होता है ना, ऐसे गवर्नमेंट जैसे जैसे चेंज होती है, तो उस हिसाब से अपना एजुकेशन सिस्टम भी चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट की, हर एक जिस टाइप की स्टेट चाहिए, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। उस आइडियोलॉजी को लोग सपोर्ट कैसे करेंगे, जब तक तुम उस उनको एजुकेशन सिस्टम में डालोगे नहीं, जब तक अवेयरनेस नहीं डालोगे लोगों के अंदर उसको, तब तक कैसे सपोर्ट करेंगे। तो उनको वो सपोर्ट के लिए भी चाहिए थी, और राइट वैल्यू इनकलकेट करने के लिए। फिर एजुकेशन वही की थी, अभी जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर में पहले, कि रियलाइजेशन क्या हो, नए सोशल ऑर्डर का। और ये सोशल ऑर्डर इनको क्या चाहिए था, ऑब्वियसली इन्होंने बताया था मैंने आपको वीडियोस में, कि जो उनकी करप्ट थी पूरी नोबलिटी, और बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी पूरे स्टेट में। फिर स्पार्टा दूसरी तरफ, उनका अलग सिस्टम था, वो जीतते रहते थे इनसे, तो फिर इनको ये भी दिक्कत हो रही होगी। फिर एजुकेशन, अब इनकी ना एजुकेशन, मैंने ये आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, लास्ट टू लास्ट क्लास की बात है, कि जो रोजू थे ना, उन्होंने इनकी जो बुक थी रिपब्लिक, उस पे एक कमेंट किया था कि इट वाज हार्डली अ पॉलिटिकल वर्क, कि यह हार्डली एक पॉलिटिकल वर्क है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रीटाइज है एजुकेशन में एवर रिटर्न। ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए भी बोला था, और आज ये फिर से आ गया। रोजू की एक बुक थी एमिली, कब आई थी ये ईयर याद रखना, ये ईयर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जिनका भी ये जो नेट पीजीटी वगैरह है ना, वो उन सबको ये जो आता है ना, यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 1762 में एमिली किसने लिखी थी, रोजू ने। ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन। was in the response to the suggestions made by Plato about education of men and women। अब देखो, प्लेटो ना मेन एंड वुमेन को एजुकेशन मामले के मामले में तो इक्वल मानते ही थे। उनका मानना था कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसका वर्णन जो ये जो रोजू है, उन्होंने अपनी बुक एमिली में भी करा है, कि ये प्लेटो का क्या मानना था। क्योंकि इनको ये जो इनकी रिपब्लिक में जो एजुकेशन वाली बातें हैं, वो बहुत ही अच्छी लगी, वो बहुत प्रभावित हुए। एजुकेशन ऑफर्ड अ क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। जो तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका एक ही क्या सॉल्यूशन है, एजुकेशन, इंक्लूडिंग दोज दैट वर इनसॉल्युबल। जो किसने बोला, ये जैगर, जैगर ने बोला। ठीक है, और ऑब्वियसली अभी तुमने इतना पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, तभी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। प्लेटो कंसीडर करते थे स्टेट को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, की स्टेट ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब प्लेटो की ना देखो एक आदत थी, अब एक चीज को के बारे में जब वो लिख रहे थे ना, तो उस चीज को बहुत ही बड़ा चढ़ा के, जैसे अगर फिलोसफर किंग का बड़ा चढ़ा के, एजुकेशन इनके हिसाब से क्या था, कि टूल था, और स्टेट एक मात्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। और एंड कॉल्ड के क्या बोला उन्होंने उसको, वन ग्रेट थिंग, एक महान चीज। अब बात करते हैं हम नॉलेज की। नॉलेज हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ परफेक्शन एंड एक्सीलेंस। प्लेटो को ना एक्सीलेंस की तरफ जाने का ना बहुत ही ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, वो चाहते थे कि हम एक्सीलेंस की तरफ जाएं। तभी तो मैंने बोला था ना, कि जब सोसाइटी को सोक्रेट्स ने बोला कि म्यूचुअल नीड है और हमारी कॉमन सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं, उस हिसाब से डिवाइड होती है, तो इन्होंने फिर उसको डिवाइड किया था कि रूलर, वॉरियर और प्रोड्यूसर के फॉर्म में। क्यों, उससे स्पेशलाइजेशन आती है, हर कोई अपना काम ढंग से करता है, तो स्पेशलाइजेशन आती है। उनका गोल क्या था, वॉज टू टर्न द इनवर्ड आई, जो हमारी आंतरिक आंख है ना, मतलब जो हमारी आंखें अभी खुली नहीं है, हम अभी अंधेरे में हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स लाइट, कि हम उसे सही ऑब्जेक्ट, सही माध्यम की मदद से उसको लाइट की तरफ मोड़ सकते हैं। यानी कि ज्ञान का प्रकाश हम अपने जीवन में ला सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बोला था कि जैसे स्टेट का वो बोला था उन्होंने,
कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जैसे सब पे पड़ता है ना, वैसे अगर ज्ञान का प्रकाश भी सब पे पड़े ना, तो सब लोग क्या करेंगे, एक स्टेबिलिटी की तरफ चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विजडम आएगी, ऐसा इनका मानना था। बट ये तो होती है प्रैक्टिकल चीजें जो हम देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा क्या होता है आपका भी मैं बता देती हूँ। अपने घर में हमारे क्या हमारे फैमिली रिलेशंस अलग होते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ अलग होती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। जरूरी नहीं कि एजुकेशन किसी को मिल गई वो बहुत ही अच्छा बिहेव करने लग जाए, नहीं। उसके लिए खुद एक रियलाइजेशन, खुद का एक्सपीरियंस आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम किसी एक कंपोनेंट को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। प्लेटो ने एलैबोरेट किया इस एजुकेशन का सिस्टम ब्रॉट फोर्थ द क्रूशियल इंपॉर्टेंस, जिसमें क्या है, क्रूशियल इंपॉर्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचर एंड नर्चर इन शेपिंग द ह्यूमन कैरेक्टर। ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि ये आपको नेचर की और इंटरडिपेंडेंट होना बताता है। और जैसे अभी क्या है, अभी इतना कोरोना वगैरह हो रखा है, ये ग्लोबल वार्मिंग अलग फैल रखी है, और भी बहुत सारी चीजें, एयर पोल्यूशन देख लो। नेचर को हम छेड़ रहे हैं ना, तो फिर नेचर भी हमें छेड़ेगा। तो ये होता है कि अगर हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर एक बैलेंस बनाए रखते हैं, तो हमें उससे उतनी चीजें मिलती भी हैं। नर्चर इन शेपिंग ह्यूमन कैरेक्टर, और उससे क्या होता है, हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है नेचर से। देखो नेचर में ना बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगर आप सीखना चाहो ना, लिटरली बहुत सारी चीजें सीख सकते हो आप नेचर से। सबसे इम्पोर्टेंट कि नेचर अपने आप को खुद से शेप कर लेता है, नो मैटर द सिचुएशन इज। मतलब हम ह्यूमन लोग नेचर के लिए इतनी सिचुएशन हार्ड कर रहे हैं, इतने केमिकल्स निकल रहे हैं, इतना धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से, इतने मतलब दिक्कत हो रही है, बट वो अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर रहा है ना। हाँ, उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट ऐसे आप भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपना कैरेक्टर आप शेप कर सकते हैं, आप अच्छे पॉजिटिव लाइफ की तरफ चढ़ जा सकते हैं। ही एक्सेप्टेड दैट इंडिविजुअल्स डिफर्ड इन इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटीज। हर एक जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी अपनी अपनी इंटेलिजेंट होती है, उसकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, ठीक है, विच वर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। बट इन्होंने ये चीज, ये जो बोली है ना, इस पे मैं डिसएग्री करूंगी। और इन्होंने बोला कि जैसे ही बंदा पैदा होता है ना, उसी समय उसकी कैपेबिलिटी पता चल जाती है। नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई लोग बचपन में पढ़ने में अच्छे ना हो, लेकिन बड़े होके आपने देखा है कितनी सारी सक्सेस स्टोरी होती है कि आईएएस बन जाते हैं। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक चीज मिसिंग है, वो है कि हाँ, कई लोगों में कुछ ऐसे गुण होते हैं, टैलेंट होते हैं, जो उनमें रहते हैं, एंड वो उसको और अच्छे पॉजिटिव वे में लेके भी चलते हैं आगे। बट वो भी तो लोग हैं ना जिनको कुछ चीज पहले आती ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खुद ही, मेरा खुद का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, और मुझे ये सोशल साइंस वगैरह इतना अच्छे से आता नहीं था। बट जब स्टार्ट किया पढ़ना, जब उसी समय तो सब कुछ नहीं आ गया ना। बट देख लो इतने मतलब थोड़े सा मतलब, उसके बाद तुमने कॉन्स्टेंटली उसको पढ़ते रहे, मेहनत करती रही, उसके बाद कई सालों में क्या हुआ, एक सब्जेक्ट पे मास्टरी तो होती है ना। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी सब्जेक्ट पे हर कोई परफेक्ट होता है, क्योंकि ये तो ऐसे सब्जेक्ट है ना, इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ना चेंज करते हैं। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है ना, वैसे वैसे इन जो, जैसे हमारे में डेमोक्रेसी का मतलब, एजुकेशन का मतलब, हर चीज के मायने बदलते हैं। तभी तो कोई पुरानी थ्योरी होती है, फिर उसको चैलेंज करके नई थ्योरी आती है। अब इनका देख लेते हैं हम, सिस्टम क्या था एजुकेशन का। जैसे जो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर एजुकेशन में सिस्टम में आ जाए ना कुछ भी, अगर क्वेश्चन मैं दूं आपको, तो वो आप कर लो। प्लेटो ने रिकमेंड किया कि एक स्टेट कंट्रोल्ड, कंपलसरी और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम होनी चाहिए एजुकेशन की, 2 फेजेस में, ठीक है। अब इनका जो पहला चरण था ना, वो ये था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगा ना, वो कन्फाइंड होगी क्या, टू द यंग एज ऑफ 18। हमारा देखो, अगर इसे हम अभी से कंपेयर किया, हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कौन सी ईयर में आया था, ये तो इजी है, ये तो बता दो। और फिर क्या है, कंपल्सरी एजुकेशन, कौन से कितने साल तक के बच्चों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, कौन सी अमेंडमेंट से आया था, आर्टिकल 21A। पढ़ा चुकी हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, याद नहीं रहता तुमको? ढूंढ के बताओ मेरे को अब। फॉलोड बाय 2 years ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि 18 साल तक बच्चों को ना एलिमेंट्री एजुकेशन दो, जो स्पॉन्सर कौन करेगा, स्टेट, और कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट। और ये कौन डिसाइड करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ये कि कैसे होगी, स्टेट। स्टेट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। मैंने बताया था ना, स्टेट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा
फॉलोइंग, उसके बाद क्या होगा, 2 साल की आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपकी हायर एजुकेशन होगी। ठीक है। अब ये जो सेकंड फेज है ना, ये सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, मतलब सारे लोग इसमें नहीं पार्ट ले सकते, सिर्फ सिलेक्टेड लोग जिनमें टैलेंट है। मतलब ये मैरिट को सपोर्ट करते थे, कि ट्रेनिंग और मैरिट ये सपोर्ट करते थे। और इन्होंने इसमें डिस्टिंक्शन नहीं रखी कि लड़का या लड़की, मतलब बोथ सेक्सेस, दोनों दोनों जेंडर के लोग कर सकते थे इसको अटेंड। लेकिन हु वुड बी मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास फ्रॉम द एज 20 to 35, 20 से 35 साल। लेकिन कंडीशन क्या थी, रूलिंग क्लास के लोग हों। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी अगर यही करने लगे तो जो सोल्जर क्लास है, तो लड़ने कौन जाएगा, प्रोड्यूसर क्लास है, खाना कौन बनाएगा। तो हर एक चीज इन्होंने एक बैलेंस में देखी अपने हिसाब से। फिर अगर हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन के एम की, तो दो एम थे। पहला कि इंश्योर करना कि यूनिवर्सल लिटरेसी हो, कि सब लोग पढ़े लिखे हों, कि एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबको मिले। एंड सेकंड कि एडिक्वेट और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए सारे मेंबर्स को, जो रूलिंग क्लास है उनको। क्यों? क्योंकि रूलिंग क्लास में इतना एम्फेसिस क्यों था? उन्हीं को तो पूरा राज्य चलाना है ना, उनको ही अगर तुम ढंग से ट्रेन नहीं करोगे तो राज्य कैसे चलाएंगे। और इनका क्या था, ये मानते थे एजुकेशन एक माध्यम है विजडम के लिए। While elementary education ये soul responsive to the environment, higher education क्या था, helped the soul to search for truth which illuminated it। जो सोल थी ना, मैंने बोला था ये आंतरिक विद्या पे विश्वास, शिक्षा पे विश्वास रखते हैं। तो मतलब क्या था कि सोल की प्योरिटी। तो जो तुम्हारी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, वो इन्वायरमेंट के प्रति तुमको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। और जो तुम्हारी हायर एजुकेशन है ना, वो आपको सच्चाई के खोज में लेके जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका एनलाइटनमेंट। इट ट्रेंड, अभी मैं आपको ना पूरे एक वो बताऊंगी कि ये इन्होंने उसके लिए करा क्या क्या। फिर आपको लगेगा कि थोड़ा तो रूड हो गया बच्चों के प्रति। ये ट्रेन करते, इट ट्रेन द ह्यूमन आई टू रिस्पॉन्ड स्लोली टू द ग्लो ऑफ प्योर लाइट। कि जैसे कि बाहर की रोशनी चल आती है, जैसे आप एक अंधेरे कमरे से बाहर जाओ एकदम लाइट में, तो ये थोड़ा ना कि एकदम से बाहर जाओगे आंखें खुल जाएगी। प्यूपिल डायलेट होता है, वो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइम तो लगता है ना। तो कैसे आपको स्लोली स्लोली आंखें खोलनी है, कैसे आपको एडजस्ट करना है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्ड वर्क कैसे करना है, वो सब बताया। अच्छा, एलिमेंट्री एजुकेशन में बता देती हूँ क्या होता था ना, कि ऐसा भी होता था कि पहले 6 साल तक, जब फर्स्ट से मतलब बच्चा छोटा है उससे 6 साल तक का है, तब तक लड़का लड़की साथ में पढ़ सकते थे। उसके बाद वो 6 साल के बाद ना ये अलग अलग हो जाते थे, मतलब लड़कों की अलग एजुकेशन, लड़कियों की अलग। फिर लोगों को ना अपने हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती थी। और क्या करते थे ये, कि जो लोग जैसे समझ लो जो सोल्जर के लिए, यही सब तो लोग हैं ना जिनको रूल करना है, जो सोल्जर हैं, तो इनको क्या करते थे, घोड़ों पे बिठा के भी बच्चों को जो वॉर वाली सिचुएशन होती थी ना, वहां पे लेके जाते थे, कि उनको दिखाने के लिए कि वॉर एक्चुअल में ये होता है, ये होती है वॉर की रियलिटी। तो ऐसा करना है उनको, मतलब एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। हालांकि मेरे को पर्सनली लगता है कि वो उनके माइंड के लिए बहुत रूड हो गया, बट ये सिचुएशन भी है कि उस समय सिचुएशन अलग थी उस समय। अब ये थोड़ी ना कि आजकल कोई ऐसे तलवारबाजी कर रहा है और मतलब लड़ बड़ के कि अब ये साम्राज्य मेरा हुआ, ये सब अब तो नहीं चलता ना। उस समय के जो लोग थे, बच्चे थे, उनको उस हिसाब से ट्रेन भी होना पड़ता था। तो टू डेवलप फुल ऑफ एक्सपीरियंस भी होगा, बहुत थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टाइप के। लड़का लड़की दोनों को सेम टाइप की एजुकेशन मिलती थी, फार बियॉन्ड द फिजिकल डिस्टिंक्शंस। कि कोई भेदभाव कहीं आ गए ऐसा कुछ नहीं होता था, बट उनको एजुकेशन सेम मिलेगी। इन्होंने कोई डिफरेंस इनको नहीं लगा कि दोनों के टैलेंट में और स्किल में। तो क्या था, एक सबटल क्रिटिसिज्म था ऑफ द सेकेंडरी स्टेटस अकॉर्डेड टू द वुमेन इन एंशियंट ग्रीस। इन्होंने कोई अंतर तो नहीं किया, लेकिन इस प्रकार प्राचीन भारत में महिलाओं को दी जाने वाली माध्यमिक स्थिति की सूक्ष्म आलोचना जरूर की इन्होंने। जो वुमेन के पार्टिसिपेशन की थीम होती थी ना पॉलिटिक्स में, वो मेन सब्जेक्ट होता था। अच्छा, ये ना मैंने बोला था आपको, प्लेटो इंस्पायर थे पाइथागोरस से, और काफी सारी चीजों से इंस्पायर थे, इन्होंने काफी बुक्स भी पढ़ी थी। तो जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ना पॉलिटिक्स में, वो मेन सब्जेक्ट था किसका, एक प्ले था इसे कॉमेडीज ऑफ एरिस्टोफेन्स। ये इस ईयर में था, वुमेन इन पार्लियामेंट। ये डिस्कस करता था स्टेटस ऑफ वुमेन, कितना कब, 393 बीसी में, इतनी पहले। तो ये इन्होंने उसको फॉलो फॉलो किया, क्या है, एरिस्टोफेन्स। कभी भी प्लेटो का आंसर आए तो ये जरूर मेंशन करना कि एरिस्टोफेन्स के बहुत बड़े फैन थे ये। उनसे ये खुद इंस्पायर हुए थे कि वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती है पॉलिटिक्स में, उनमें भी वो स्किल है, टैलेंट है। और इस बेसिस पे ये वुमेन के जो इक्वल राइट्स है उनको इन्होंने सपोर्ट किया।
अब प्लेटो ने रिकमेंड किया कि जो लिटरेचर है ना उस पे सेंसरशिप लगनी चाहिए। म्यूजिक को इन्होंने बढ़ावा दिया और बोला कि वर्चू नेसेसरी है। अब सेंसरशिप कैसे, जैसे आयनन वाले जो, और जो थोड़े सौरो बहुत ही ऐसे दुख भरी, ऐसे निडरता वाली जो बुक्स होती थी ना, जो ऐसे इनकरेज करती थी, उनको इन्होंने मना किया। इन्होंने ऐसा बोला कि जैसे हमारे जो लोग हैं वो पॉजिटिव माइंड के हों, वो डरे नहीं, उनमें टैलेंट डेवलप हो, तो उस टाइप की लिटरेचर को इन्होंने प्रमोट किया। मतलब सेलेक्टिव लिटरेचर पे आते थे, ये नहीं कि सब, ऐसा नहीं था कि फुल फ्रीडम थी कि सब चीज अलाउड थी, नहीं, म्यूजिक को एनकरेज किया, म्यूजिक टू एनकरेज द वर्च्यूज नेसेसरी इन द गार्डियन क्लास फॉर डिन्यूडिंग द स्पिरिट एंड मेकिंग रीजन सुप्रीम। इससे क्या आता है, तुम्हारे लाइफ में बैलेंस आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, तो वो उससे क्या होता है, तुम्हारा रीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, डिसीजन लॉजिक अच्छा होता है। प्लेटो ने बोला कि जो एथेनियन प्रैक्टिस थी ना, जो कंप्लीटली कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस की, कब मैंने बताया था 18 तक, तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन थी, तो 17-18 साल का जो बच्चा होता था जब तक वो 20 साल का है, 2 साल की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज होती थी। और अभी भी होता है ऐसा, अभी आपको पता ही होगा कि साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा है, और साउथ कोरिया में इसलिए भी लोगों को ये पता होगा क्योंकि बीटीएस के बहुत ज्यादा फैंस हैं यहाँ पे। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या परफेक्ट करती थी, सोल का, हु वर रिसेप्टिव टू हैबिट एंड कंडीशनिंग, यानी कि सोल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्या है, एक तो इन्होंने बोला कि टैलेंट बचपन से पहचानो, और फिर दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग के जरिए, क्योंकि हम इनकी कंडीशनिंग के जरिए, इनकी आदतें चेंज करने के जरिए हम इनकी सोल को परफेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ये दोनों बातें अपने आप में ना। अब 20 साल का हो गया लोग, ठीक है, ट्रेनिंग भी मिल, एलिमेंट्री एजुकेशन मिल गई, ट्रेनिंग मिल गई, अब 20 साल के हो गए, तो एक सिलेक्शन प्रोसेस होगी। मतलब जैसे आप समझ लो, आपने 12th कर ली, आप उसके बाद आप एंट्रेंस लिखोगे, तब जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। सिलेक्शन का बेसिस क्या था, जो बेस्ट वन होते थे ना, वो उनको एडवांस कोर्स में डाला जाता था। अब एडवांस कोर्स, मैंने बोलता ना कि पाइथागोरस से इंस्पायर्ड थे, इन्होंने अपने अकेडमी के बाहर लगा भी रखा था कि जिनको ज्योमेट्री नहीं आती वो थोड़ा दूर ही रहे। तो उसके कोर्स क्या थे, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है ना, तुम्हारा एक लॉजिक, तुम्हारा रीजन क्रिएट होता है, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग पावर आती है, थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ती है। विच इंक्लूड क्या होता था इसमें, अरिथमेटिक, प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्यों, बैलेंस के लिए। फिर अरिथमेटिक जरूरी क्या है, क्यों, क्योंकि उससे प्योर इंटेलिजेंस इन द अटेनमेंट ऑफ प्योर ट्रूथ, उससे आपको शुद्ध सत्य की प्राप्ति में शुद्ध बुद्धि होती है, ये इनका मानना था। और ये मानते थे कि जिसको मैथ आ गई ना ढंग से, उसका थोड़ा जीवन सफल सा हो गया। ज्योमेट्री आपको हेल्प करती है पोजीशन को चूज करने में, मेथड और प्रैक्टिस चूज करने में। जैसे समझ लो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है, आपको साइड दे रखी है, तो पहले आप वो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो अंडर रूट करके इतना बड़ा होता था वो। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो ना आप, सीधा सीधा। तो ये पावर है ज्योमेट्री की, कि आप कैसे चीजें बेस्ट, आप मेथड कैसे ढूंढ सकते हो, क्या पोजिशन आप चूज कर सकते हो, कैसे आप दिमाग लगा सकते हो। इट हेल्प इन इजीली एक्वायरिंग द विजन ऑफ द आइडिया ऑफ गुड। और मैंने बताया था आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग, आइडिया ऑफ गुड, जस्टिस, ये सारी इनकी जो मेन मेन चीजें, तो आइडिया ऑफ गुड पे इनका बहुत एम्फेसिस था। ये मैं पिछले 3-4 वीडियो से समझाती आ रही हूँ। अब आप मुझे समझाओ ये आइडिया ऑफ गुड क्या था। अच्छा बताए तो जो नहीं है कि इनका आइडिया ऑफ गुड ये था कि हमको अपने अंदर गुड स्पिरिट को जन्म देना है, ना कि आप बाहर से पढ़ लिख के, जिस किताबी ज्ञान नहीं चाहिए हमको, हमको स्पिरिट की प्योरिफिकेशन चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सच क्या है, बुरा क्या है, हमें ये अपन सिर्फ अपनी सोल की परवाह नहीं करे। लेकिन अगर आपको सत्य पता भी चल गया ना, तो उसके बाद भी आपको कम्युनिटी सर्विस, औरों की हेल्प करनी है। तो मतलब ये इंडिविजुअल को एज ए इंडिविजुअल नहीं देखते थे, एज इन एसोसिएशन विथ कम्युनिटी देखते थे हमेशा। जो एस्ट्रोनॉमी और हार्मोनिक्स है ना, उनके अपने वैल्यूज हैं, जैसे अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ये नहीं होता, मतलब जैसे क्या होता है कि हम वो स्पेस में बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं, हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ थ्योरी देते हैं, कुछ अपने प्रूफ्स देते हैं, एविडेंसेस देते हैं, ठीक है। और जो हार्मोनिक्स है ना, वो लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट नोट्स बाय ईयर, बोथ कि आप ढंग से सुने, आपके अंदर रिदम हो, बैलेंस हो, बट बोथ ट्राई टू एलिवेट द माइंड। इससे क्या होता है, फ्रॉम सेंस परसेप्शन। अच्छा देखो, परसेप्शंस भी अलग अलग होते हैं। सेंसरी परसेप्शन होता है कि हमारे जो
कॉमन सेंस होते हैं ना, उनसे हम देखते हैं, जैसे देखना, सुनना, स्मेल करना, फील करना। दीज आर सेंसेस। एक होता है अटेंशन स्पैन, होता है कि आपको 10 चीजें सुनाई देती है बट आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हो, वो होता है। तो ये अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। अगर आप कभी साइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ना परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। फिर आपको क्या करना है, क्या आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्टिव परसेप्शन है। और ये क्या करता है, पावर ऑफ रीजन को कल्टीवेट करता है। यानी कि अगर 10 चीजें हो रही है तो आपको उसमें से सिलेक्ट करके चूज करनी है कि आपके काम की क्या है। हायर एजुकेशन क्या कल्टीवेट करता है, स्पिरिट ऑफ फ्री इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। कि हायर एजुकेशन में आपका ना बेसिकली वर्क ना, समझ लो अभी जब पीएचडी होता है ना, रिसर्च टाइप का वर्क, वैसे होता है कि आप विजडम की तरफ जाते हो। फिर पहला कोर्स इन द स्कीम ऑफ हायर एजुकेशन वो कब कितने साल का होता था, 10 साल का। जैसे मैंने बताया ना, 20 से 35 साल तक का होता था हायर एजुकेशन। उसमें जो फर्स्ट 10 इयर्स होते थे ना, वो आपका होते थे फर्स्ट कोर्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता था। फर्स्ट में क्या होगा, और इसमें कौन लोग जाते थे, जहां पे जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, हार्मोनिक्स, ये वाले, और जो लोग साइंटिफिक लोग थे ना, उनको इधर ज्यादा एंट्री मिलती थी। जब वो 30 साल के हो गए ना, तो एक और सिलेक्शन होगा, और जो उसमें क्वालिफाई होंगे ना, वो फिर फर्दर अलग स्टडी करेंगे। क्या पढ़ेंगे, वो डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या मैंने बताया था, डायलेक्टिक्स एक मेथड होता है जिसमें आप पढ़ते हो कि डायलॉग कैसे फॉर्म करे, कि कैसे आप अपने, कोई आपको फेवर में बोल रहा है तो अगेंस्ट में बोल के कि क्या फाइनल कंक्लूजन निकले। और उसको क्या बोला था अगले मैंने दूसरे टर्म्स में, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। और मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होता है, मेटाफिजिक्स होता है फिलॉसफी का वो एरिया जो डील करता है आपके नेचर पे। किस टाइप के नेचर पे, कि क्या नेचर की एक्सिस्टेंस है, कि क्यों है ये, ट्रूथ क्या है, और नॉलेज क्या है, ये सब जो फाइंड आउट करता है, दैट इज मेटाफिजिक्स। फिर लॉजिक, फिर फिलॉसफी। फिलॉसफी का मैंने बोला था कि फिलॉसफी क्या है, जो आपके पास आसपास क्वेश्चंस है उसके आंसर ढूंढना, सिंपल वे में। ये फिर आगे के 5 साल चलता था, जो मतलब 30 से 35। अब पर्सन 35 का हो गया, तो अब क्या होगा, अब ना उसको ना, जैसे हम करते हैं ना इंटर्नशिप, तो वो जूनियर पोजीशन एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ पे, मिलिट्री और पॉलिटिकल लाइफ में। कब, जब वो 35 के हो जाएंगे। ठीक है, दिस पीरियड, अब वो 35 से 50 साल तक यही काम करेंगे, कि ये एक पूरे एरिया में स्पेशलाइजेशन लेंगे। और द फिलोसफर रूलर वॉज फुल्ली इक्विप्ड, और ऐसे बनेगा हमारा फिलोसफर रूलर। एक हीटर है, हीटर, वो सर्दियों वाले हीटर नहीं है, बट इन्होंने कमेंट किया है, एक मॉरल लिबरल एजुकेशन रादर देन अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की तो पर्टिकुलर स्टडी नहीं थी, बट मॉरल लिटरल लिबरल एजुकेशन थी। व्हाट दे सॉट वाज रादर अ फ्रेम ऑफ माइंड। ये तो उनकी दिमाग की उपज थी ना, कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, विच विल रिस्पॉन्ड इन अ जस्ट। और क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि ये जस्ट सिचुएशन में, रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ मैनर में पब्लिक इश्यूज में हेल्प करेगा। तो क्या ऐसा हुआ, या फिर ये इनकी आइडियोलॉजी में ही रह गई, और इस पे फिर फर्दर लोगों ने क्या क्या क्रिटिसिज्म दिए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि मंडे से ना इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो आएगी 7 बजे, और कल हम करेंगे कम्युनिटी वाइफ, कॉमन प्रॉपर्टी, और इन पे प्लेटो की क्रिटिसिज्म वाला पार्ट। उसके बाद हमारा प्लेटो वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, और कमेंट पे लिख दीजिएगा जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी कुछ आपको कुछ और भी थ्योरी से रिलेटेड पर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अभी लाइक कीजिए, उसको अभी शेयर कीजिए। मुझे नहीं पता, इसके शेयर बढ़ने चाहिए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चलते रहे कि वीडियो आ गई है, और आप थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।